हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है और इसकी क्या नीड है। तो देखो, इसे समझने के पहले एक लाइन समझते हैं कि अ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज एबिलिटी to recognize various event or changes in the environment and provide appropriate correct movement in response। मतलब हर ऑर्गेनिज्म अपने आसपास जो भी चीजें होती है उसको डिटेक्ट करने की एबिलिटी रखता है और उसके टूवर्ड्स में किस तरीके से रिएक्ट करना है, किस तरीके से रेस्पॉन्स देना है, ये भी उसके पास एबिलिटी होती है। फिर यहां से दो टर्म निकल के आती है, एक स्टिमुलाई और एक रेस्पॉन्स। स्टिमुलाई क्या होता है? द चेंज इन एनवायरमेंट टू विच ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड एंड रिएक्ट, उसे क्या कहते हैं? स्टिमुलाई। अपने आसपास किसी भी तरह का चेंज, जैसे लाइट कम ज्यादा होना, तेज हवा ब्लो करना, या फिर कोई हवा जो है वो हॉट एयर है या कोल्ड एयर है, या आपको कोई पिन चुभे या आपको कोई टच करे, ठीक है, कोई साउंड का सुनाई देना, ठीक है, टेस्ट होना, ये सारी चीजें जो है एक तरह का क्या है? स्टिमुलाई है, ठीक है। फिर इन स्टिमुलाई के टूवर्ड्स में रेस्पॉन्स दिया जाएगा और ये रेस्पॉन्स से रिलेटेड दो क्वेश्चन है कि रेस्पॉन्स क्या होगा, उसे अपन कहेंगे कंट्रोल, और वो रेस्पॉन्स देने के लिए जो जो ऑर्गन की नीड है वो सारे एक साथ में काम करेंगे, इस तरीके से काम करेंगे कि वो रेस्पॉन्स अच्छे से दिया जा सके, इसे कहेंगे कोऑर्डिनेशन। जैसे आपको रन करना है तो इसके लिए अपना ब्रेन जो है वो क्या करता है? हार्ट रेट को बढ़ा देता है ताकि ब्लड जल्दी जल्दी सप्लाई हो अपनी मसल्स को, लेकिन ठीक उसी समय अपनी रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ जाती है ताकि अपन ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अंदर ले सके और ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई हो, ज्यादा एनर्जी जनरेट हो। तो दो काम हो रहे हैं, ये दोनों कंट्रोल कहलाएंगे, और दोनों काम का एक दूसरे के साथ में होना क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन कहलाएगा। जैसे मैं आप सब स्टूडेंट को बोलूं कि अपने हाथ खड़े करो, तो ये कंट्रोल होगा, आप सब हाथ खड़े करेंगे। लेकिन अगर आप सारे के सारे एक साथ हाथ खड़े करेंगे तो ये कोऑर्डिनेशन होगा। तो अपनी जो बॉडी जो होती है किसी स्टिमुलाई के टुवर्ड्स में जब रेस्पॉन्स देती है तो कंट्रोल भी शो करती है, साथ में कोऑर्डिनेशन भी शो करती है। अब ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन परफॉर्म कौन करेगा? तो इसके लिए अपनी बॉडी में दो सिस्टम होते हैं, एक होता है नर्वस सिस्टम और एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो होता है वो पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल होता है। जैसे ब्रेन से आपको किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को कंट्रोल करना है तो वहां तक एक नर्व्स का सेटअप होता है, मतलब ब्रेन से लेकर उस पॉइंट तक होता है, एक सेटअप होगा। ब्रेन जो सिग्नल देगा उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक जाएगा, ये पॉइंट टू पॉइंट क्या होगा? मतलब कनेक्शन हुआ। और इसमें जो आपको मैसेज देना है वो किसके फॉर्म में जाता है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में जाता है। जैसे वायर के अंदर करंट ट्रेवल करती है, ठीक उसे। तो ये कंट्रोल जो होता है वो नर्व इंपल्स से होता है। ये बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स होता है कंपैरेटिवली दूसरे के, लेकिन शॉर्ट लिव्ड होता है। मतलब लंबे समय के लिए आप एक ही ब्रेन से या जो नर्वस सिस्टम से किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको एक टाइम कंट्रोल करना है, रैपिड कंट्रोल करना है, तो नर्वस सिस्टम होता है। यही वजह है कि एक और सिस्टम चाहिए जिसे कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम एक ब्रॉडकास्ट कंट्रोल है। जैसे आपको क्लास में अगर किसी एक बच्चे का नाम लेकर कहा जाए कि भाई उसका नाम लेकर कहा जाए कि खड़े हो जाओ, तो वो सिर्फ वो एक ही बच्चा खड़ा होगा। सुना तो सबने था, ब्रॉडकास्ट हुआ था मैसेज, लेकिन एक्ट किसी एक ने किया था। तो ये एक ब्रॉडकास्ट कंट्रोल है, ना कि पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल है। ये कंट्रोल होता है केमिकल से, जिसे हॉर्मोन्स कहते हैं। कैसे करेंगे अपन इस चैप्टर में देखेंगे। और ये जो है स्लो है लेकिन लंबे समय तक कंट्रोल करके रख सकता है। तो यही वजह है कि दोनों सिस्टम चाहिए। इन दोनों में नर्वस सिस्टम सुपीरियर होता है, वो एंडोक्राइन सिस्टम को क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है। एक एक करके अपन को ये दोनों करना है। पहले अपन करेंगे कौन सा? नर्वस सिस्टम। तो आते हैं नर्वस सिस्टम में। तो ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम होता है उसके दो पोर्शन होते हैं, एक होता है सीएनएस और एक होता है पीएनएस। सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन क्या करता है? जनरेट करता है, ठीक है। इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ब्रेन मैसेज जनरेट करता है, वो स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए बाकी के बॉडी पार्ट में ट्रेवल करते हैं। बाकी के बॉडी पार्ट से जो भी रिस्पॉन्स, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन होगी वापस, या जो भी अपने स्टिमुलाई होता है वो रिसीव करने का काम स्पाइनल कॉर्ड करता है। फिर स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ जाता है? ब्रेन। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। जनरली जो होता है ब्रेन जो है वो मैसेज जनरेट करता है, लेकिन कुछ केस में स्पाइनल कॉर्ड अपने लेवल पे भी डिसीजन लेता है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों किस में आते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं, और ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन क्या करते हैं? जनरेट करते हैं।
अब ये जो भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जनरेट करेंगे, उन इंपल्स को ले जाने के लिए, उन मैसेज को ले जाने के लिए एक ट्रैक चाहिए, एक पाथ चाहिए, नर्व्स चाहिए, जो ब्रेन से भी निकलती है, स्पाइनल कॉर्ड से भी निकलती है। वो सारी कलेक्टिवली क्या कहलाती है? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। नर्व्स अराइज फ्रॉम सीएनएस, वो होती है, वो क्या कहलाएगी? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। इस पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को भी आप आगे क्लासिफाई कर सकते हो, ऑटोनोमस, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, लेकिन इतना काफी है, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं कैसे काम करता है। जैसे अपनी बॉडी में, जो पूरी अपनी बॉडी है, उसमें सर्टेन जगह सेंसरी ऑर्गन है। आप जानते हैं 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन। और इन सारे सेंसरी ऑर्गन के पास किसी ना किसी स्टिमुलाई को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर होते हैं। जैसे आई के पास फोटो रिसेप्टर है, वो लाइट रिसीव करती है। ईयर के पास फोनो रिसेप्टर है, या आप कह सकते हो कि सुनने के रिसेप्टर होते हैं, रिसीव साउंड। नोज जो होता है उसके पास सूंघने के, स्मेल के रिसेप्टर होते हैं, तो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर कहते हैं, जिसे डिटेक्ट करते हैं स्मेल। टंग के पास गस्टेटरी रिसेप्टर होते हैं, जो टेस्ट जो है उसको डिटेक्ट करता है। स्किन जो है थिग्मो और थर्मो रिसेप्टर, मतलब टच और टेम्परेचर रिलेटेड जो होते हैं रिसीव करती है, वो मतलब क्या कहते हैं, उसको डिटेक्ट करने का काम करती है। तो आपको ये सेंस ऑर्गन के नाम भी याद रखने हैं और किसमें कौन सा रिसेप्टर है ये भी रखना है। अपनी बुक में 2 तो हाईलाइट करके दे रखे हैं, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर और गस्टेटरी रिसेप्टर, ठीक है। तो ये जब सेंसरी ऑर्गन के रिसेप्टर किसी स्टिमुलाई को रिसीव करेंगे, तो इसके बारे में वो सीएनएस को इन्फॉर्म करेंगे कि भाई अपने सराउंडिंग में ऐसा चेंज हो रहा है। तो यहां से इसको सीएनएस तक ले जाने का काम करेगी एक नर्व, जिसे कहेंगे सेंसरी नर्व। अभी के लिए समझो, नर्व एक क्या होता है? पाथ होता है जिससे ट्रेवल करता है मैसेज। तो जो नर्व लेके जाती है उसे कहते हैं सेंसरी नर्व। क्या कहेंगे? सेंसरी नर्व। तो सेंसरी नर्व लेके गई, कहां तक लेके गई? सीएनएस तक। पहले वो जाती है स्पाइनल कॉर्ड, फिर वो ब्रेन में चला जाता है, डायरेक्ट वो ब्रेन में भी जाता है कभी कभी, मतलब सीएनएस तक जाएगा। फिर सीएनएस उस मतलब जो भी सेंसरी नर्व इंफॉर्मेशन लेके आई है उसको एनालाइज करेगी, उसके बारे में सोचेगी, और फिर एक अप्रोप्रिएट जो होगी रिस्पॉन्स जनरेट करेगी कि आपको ये करना है। वो रिस्पॉन्स जो है एक और पाथ लेकर जाएगा बाहर, जिसे मोटर नर्व कहेंगे। और ये मोटर नर्व जो होती है एक इफेक्टर या मोटर ऑर्गन के पास जाती है, जो ये काम करेगी, मतलब जो भी रिस्पॉन्स दिया जाएगा वो काम करेगी। और ये अक्सर कोई मसल्स होती है या कोई ग्लैंड होती है। मसल्स होगी तो बॉडी पार्ट मूव करेंगे, ग्लैंड होगी तो कुछ सिक्रेट करेंगे। तो ये इस तरीके से अपना नर्वस सिस्टम क्या होता है? काम करता है। पहले सेंसरी ऑर्गन से रिसीव होगा स्टिमुलाई, फिर वो सेंसरी न्यूरॉन से सीएनएस तक जाएगा, सीएनएस से वो मोटर न्यूरॉन से होते हुए इफेक्टर तक जाएगा, और अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जो है वो किया जाएगा। सेंसरी नर्व और ये मोटर नर्व और ये जितनी भी नर्व है, ये सारी किस में आती है? पीएनएस में। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किस में आते हैं? सीएनएस में। तो कोई तकलीफ नहीं, आप इसे एक बार अच्छे से नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और लेते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है वो क्या होती है? नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट होती है। मतलब जो नर्वस सिस्टम जो होता है वो न्यूरॉन से मिलकर बनता है। न्यूरॉन ही जो नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट होती है, और न्यूरॉन ही स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। मतलब नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन होता है वो भी न्यूरॉन ही परफॉर्म करता है, और न्यूरॉन से मिलकर ही पूरा नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहली लाइन अपन को क्या लिखनी है? न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये लॉन्गेस्ट सेल होती है अपनी बॉडी की, ये पूरा एक सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट सेल पूछे अपनी बॉडी में कौन सी होती है? न्यूरॉन। एक न्यूरॉन के देखे तो 3 पार्ट होते हैं। ये आगे वाला जो पोर्शन है इसे कहते हैं साइटोन, फिर ये वाला जो पोर्शन है इसे क्या कहते हैं? एक्सॉन, और ये एक्सॉन के क्या है? टर्मिनल्स है। और ये तीसरा पार्ट है जिन्हें क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। तो क्या क्या होंगे? साइटोन, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। एक न्यूरॉन के कितने पार्ट होते हैं? 3 पोर्शन हो जाते हैं। अब साइटोन के बारे में अपन को क्या लिखना है कि सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड साइटोन। मतलब ये जो आगे वाली बॉडी है इसे क्या कहेंगे? साइटोन। इसके अंदर देखो एक तो क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, उसके अलावा क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा, और एक जो आप ये ब्लू ब्लू कलर के ग्रेन्यूल देख पा रहे हैं इन्हें कहते हैं नीजल्स ग्रेन्यूल। ये जो होते हैं बेसिकली क्या होते हैं? नीजल्स ग्रेन्यूल जो होते हैं RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और साथ में बहुत सारे राइबोसोम का कलेक्शन होता है, ठीक है। तो साइटोन जो होता है उसके अंदर क्या क्या होते हैं? न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और नीजल्स ग्रेन्यूल होते हैं। फिर नेक्स्ट है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या होते हैं? यही साइटोप्लाज्म से ब्रांच एक्सटेंशन निकले हुए हैं, ठीक है।
इसी से ही साइटोप्लाज्म से ही निकले हुए हैं। तो दीज आर सेवरल शॉर्ट टेपरिंग ब्रांच स्ट्रेचिंग, और ये किसकी स्ट्रेचिंग है? सेल बॉडी की है, ठीक है। और इन डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। देखो आप इसको अच्छे से समझना, ये जो न्यूरॉन है ये आसपास से इन डेंड्राइट से क्या करेगा? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी? साइटोन में। उसके बाद यहाँ से ये ट्रेवल करेगी एक्सॉन में, और एक्सॉन से कहाँ जाएगी? एक्सॉन के टर्मिनल पे जाएगी, और यहाँ से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स स्टार्ट होंगे, और फिर उस दूसरे न्यूरॉन के साइटोन में, फिर उसके एक्सॉन में। दो न्यूरॉन के बीच में जो होता है गैप भी होता है, जिसे क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। अभी से अपन समझेंगे। तो अभी तक अपन ने कौन कौन से पॉइंट देखे हैं न्यूरॉन के? न्यूरॉन का एक हिस्सा होता है साइटोन, और एक क्या होता है? डेंड्राइट्स, ठीक है। तीसरा पॉइंट लेते हैं अपन, एक्सॉन। तो देखो एक्सॉन क्या है? इट इज अ सिंगल वेरी लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस। देखो ये साइटोन से एक लंबा सा प्रोसेस निकल रहा है, साइटोप्लाज्मिक एक ही है, लंबा सा सिलेंड्रिकल। इसे क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। कभी कभी इस एक्सॉन के चारों तरफ एक कवरिंग भी हो सकती है, जो ये कवरिंग बना रखी है, इस कवरिंग को कहते हैं माइलिन सीट। हमेशा जरूरी नहीं है कि ये सीट हो ही हो, तो अगर होती है तो उसे माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं, अगर नहीं है तो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं। तो अभी अपन ने जो डायग्राम बनाया उसमें अपन ने माइलिन सीट बनाई। ये माइलिन सीट जो है एक स्पेशल टाइप की सेल जो है वो सिक्रेट करती है, जिसे स्वान सेल कहते हैं। और ये माइलिन सीट के बीच बीच में गैप भी होता है, जिसे नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। ये हायर क्लासेज में आपको लिखाते हैं, अभी आप इतनी ही लेबलिंग कर लें। अब जो देखो आसपास से अपने इंफॉर्मेशन आई थी, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम किसने किया था? अपने डेंड्राइट्स ने किया था। उसके बाद वो इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है? साइटोन में, और साइटोन से वो किस में ट्रेवल करती है? एक्सॉन में आगे की तरफ ट्रेवल करती है, और ट्रेवल करने के बाद वो एंड पोर्शन पे पहुंच जाती है। तो एक्सॉन का जो एंड पोर्शन होता है वो ब्रांच होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ब्रांचिंग है। तो ये ब्रांच जो होता है इसे नर्व एंडिंग भी कहते हैं, इसे एक्सॉन टर्मिनल्स भी कहते हैं। और इनके सबके टिप पर सबसे लास्ट में सिनेप्टिक नोब्स होते हैं, और इन सिनेप्टिक नोब का भी अपन आगे स्ट्रक्चर देखेंगे। इन नोब के अंदर अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक सिग्नल जब जाएगा तो यहाँ पर बहुत सारे केमिकल्स भरे हुए रहते हैं, जिन्हें कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक सिग्नल किस में कन्वर्ट हो जाता है? केमिकल सिग्नल में। देखो अपन इसको वापस समझते हैं। सपोज करो ये एक न्यूरॉन है और ये दूसरा है, तो आसपास से पहले तो क्या आए थे? मैसेज आए, उनको कलेक्ट किए गए, फिर वो साइटोन में, साइटोन से एक्सॉन में, एक्सॉन से देखो एक्सॉन टर्मिनल तक चले गए। लेकिन उसके बाद बीच में गैप है, इस गैप को, जहाँ पर ये कुछ भी नहीं दिख रहा, इस गैप को कहते हैं सिनेप्स। अभी अपन इस सिनेप्स का स्ट्रक्चर भी देखेंगे। और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए देखो, यहाँ तक तो मैसेज किसके फॉर्म में है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में। फिर यहाँ केमिकल रिलीज किए जाते हैं, वो केमिकल दूसरी तरफ जाते हैं, ठीक है। और फिर वहाँ पर फिर वापस वो केमिकल इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाते हैं, फिर वो साइटोन में एक्सॉन से होते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से चलता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है? इट इज अ सिंगल वेरी लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस थ्रू एक्सॉन इंफॉर्मेशन ट्रेवल एज एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स एज इट्स टर्मिनल एंड। जहाँ पर टर्मिनल एंड होता है एक्सॉन ब्रांच होता है। दीज टर्मिनल और नर्व एंडिंग टर्मिनेट इनटू सिनेप्टिक नोब। ये किस में ओपन होते हैं? सिनेप्टिक नोब में। और इन सिनेप्टिक नोब में क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होते हैं केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट किए जाते हैं, जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। और ये न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्स में क्या करते हैं? सिग्नल जनरेट करते हैं। तो अभी तक जो सिग्नल जो है या फिर जो इम्पल्स है वो कैसे ट्रेवल कर रही है? पहले डेंड्राइट से, डेंड्राइट से कहाँ गई? साइटोन में, साइटोन से एक्सॉन में, और अब कहाँ जाएगी? सिनेप्स में। अब अपन देखते हैं कि सिनेप्स में कैसे ट्रेवल करती है। हाँ, एक और चीज़, अगर आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पूछे तो आपको यहाँ तक लिखना है। तो ये डायग्राम होगा और ये 3 पॉइंट अपने किस में आएंगे? न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में आएंगे। जो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ सिनेप्स, जो अगला टॉपिक कराऊंगा वो क्या होता है? 2 न्यूरॉन के बीच में ये छोटा सा गैप है, इस गैप को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। तो अभी अपन इसके स्ट्रक्चर को भी देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन लेते हैं सिनेप्स। सिनेप्स क्या होता है? इट इज जंक्शनल रीजन बिटवीन 2 न्यूरॉन वेयर इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। अगर 2 न्यूरॉन के बीच में,
और ये जो जंक्शन है ये न्यूरॉन और किसी रिसेप्टर के बीच में भी हो सकता है, न्यूरॉन और मसल्स के बीच में भी हो सकता है। ऐसे केस में इसे क्या कह देंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सिनेप्स जो है वो दो न्यूरॉन का जंक्शन हो सकता है, एक न्यूरॉन और एक मसल्स का जंक्शन हो सकता है, एक न्यूरॉन या किसी रिसेप्टर का जंक्शन हो सकता है। तो न्यूरॉन का जो एक्सॉन था उसका जो एंड पोर्शन थे अभी अपन ने बनाए थे, उसके एंड पोर्शन ऐसे बड़े बड़े से नोब थे। अगर उन्हीं नोब को अपन डिटेल में देखें तो कुछ इस तरीके के दिखेंगे वो। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं ये वाला, ये किसका स्ट्रक्चर है, उन्हीं नोब का है। देखो ये एक्सॉन का एंड पोर्शन और ये उसके आगे की ये वो टिप है। ठीक है, अब देखो इस टिप को अगर आप अच्छे से देखो तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे वेसिकल्स दिख रही है और इन वेसिकल्स में आपको पिंक पिंक कलर के डॉट दिख रहे हैं। इन पिंक डॉट को क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। और ये इम्पल्स को आगे किस फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे, केमिकल के फॉर्म में। तो अच्छे से समझते हो, देखो यहाँ तक मैसेज आया, अपने जो इम्पल्स थी वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में आई, फिर जैसे ही इनके पास जाती है तो ये जो होते हैं ये एंड पॉइंट पे जाके फट जाते हैं। और देखो बीच में जो ये गैप दिख पा रहे हो आप, ये देखो एक मेम्ब्रेन तो ये है, एक मेम्ब्रेन ये है, और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में देखो गैप है ना। तो इस गैप में तो इलेक्ट्रिक सिग्नल कैसे जाएंगे, तो इन गैप में क्या होते हैं, जैसे ही यहाँ इलेक्ट्रिकल मैसेज जाता है इम्पल्स, फिर ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स है जिसमें ये पिंक कलर के डॉट भरे हुए हैं, ये बाउंड्री तक जाते हैं और वहाँ फट जाते हैं और वहाँ क्या सिक्रेट करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेट करते हैं। और ये न्यूरोट्रांसमीटर अगली मेम्ब्रेन तक पहुँच जाते हैं। यहाँ फिर अगली मेम्ब्रेन पे वापस, अगर ये मसल्स है तो जो काम होगा वो करेगी, अगर ये न्यूरॉन है तो यहाँ वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनेंगे, डेंड्राइट से होते हुए साइटोन, साइटोन से होते हुए एक्सॉन में जाएंगे। ये जो बीच का गैप है इसे सिनेप्स कहते हैं, जिसमें तीन चीजें आती है। पहले न्यूरॉन जो है उसके एंड पॉइंट की ये जो मेम्ब्रेन है, जो इस गैप से पहले, इसे कहेंगे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। बीच में ये गैप है जिसे कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और अगला जो स्ट्रक्चर है उसकी जो मेम्ब्रेन है, अगर आगे न्यूरॉन है तो न्यूरॉन के डेंड्राइट की ये मेम्ब्रेन हो सकती है, या फिर कोई मसल्स है तो उसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन हो सकती है, रिसेप्टर के बाहर वाली मेम्ब्रेन हो सकती है। इसे कहेंगे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो जो बीच में गैप है उसे कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, उसके पहले वाली मेम्ब्रेन प्री सिनेप्टिक, उसके बाद वाली पोस्ट सिनेप्टिक, और ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, सिनेप्स बनाते हैं। ठीक है, तो अब आप समझ गए सिनेप्स में कैसे ट्रांसफर होता है। तो इट इज़ द जंक्शनल रीजन बिटवीन टू न्यूरॉन वेयर इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर और वन न्यूरॉन टू टारगेट रिसेप्टर। इसमें तीन चीज़ें आती है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें मैसेज कैसे ट्रांसफर होता है। तो अभी तक अपन ने देखा था कि जो इम्पल्स होती है, स्टिमुलाई जो होती है, वो जो होती है सेंसरी न्यूरॉन के कहाँ आई, अपने डेंड्राइट में, डेंड्राइट से किस में गई, साइटोन में, साइटोन से वो किस में गई, एक्सॉन में, एक्सॉन से वो किस में गई, एक्सॉन टर्मिनल में, और फिर एक्सॉन टर्मिनल से वो कहाँ जाती है, सिनेप्स में, और सिनेप्स के बाद जो अगला न्यूरॉन होगा उसके डेंड्राइट में, उसके साइटोन में, उसके एक्सॉन में, उसके एक्सॉन टर्मिनल में, सिनेप्स में, फिर उसके अगला जो अपने न्यूरॉन होगा उसके डेंड्राइट में। इस तरीके से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रेवल करती रहती है। ठीक है, एट द एंड ऑफ एक्सॉन इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो होती है वो रिलीज करती है सम केमिकल जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, और ये केमिकल जो है वो बीच का गैप क्रॉस करती है और नया इम्पल्स जनरेट करती है नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में, या फिर अगर ये मेम्ब्रेन कोई मसल्स है तो वो अपना जो काम होगी वो करेगी। तो ये अपना स्ट्रक्चर था किसके बारे में, सिनेप्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक काम और करते हैं अपन, न्यूरॉन कितने टाइप के होते हैं वो भी देख लेते हैं। तो न्यूरॉन इम्पल्स को किस तरफ ले जा रहा है उसके बेसिस पे न्यूरॉन तीन तरह के हो सकते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और रिलेइंग न्यूरॉन, जिसे कनेक्टर भी कहते हैं। मेनली ये दो टाइप के होते हैं, सेंसरी और मोटर। सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं वो इम्पल्स को रिसेप्टर से सीएनएस की तरफ भेजते हैं। मोटर न्यूरॉन जो होता है इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर की तरफ भेजता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऑर्गन से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, सीएनएस की तरफ जो न्यूरॉन जाते हैं उन्हें सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं,
और सीएनएस से ऑर्गन की तरफ जो जाएंगे उन्हें अपन मोटर न्यूरॉन कहेंगे। सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं स्टिमुलाई के मैसेज को सीएनएस तक ले जाते हैं, और मोटर न्यूरॉन जो रेस्पॉन्स देती है सीएनएस उसको इफेक्टर ऑर्गन तक लेके जाती है। और इन दोनों को कनेक्ट करने वाले न्यूरॉन को क्या कहते हैं, रिलेइंग न्यूरॉन या कनेक्टर कहते हैं, जो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। अब एक टर्म आती है नर्व्स। नर्व्स क्या होती है, तो देखो ये जो अपने न्यूरॉन का एक्सॉन वाला पार्ट है, इसे इस एक्सॉन वाले पोर्शन के ऊपर अपन एक कवरिंग लगा दें तो पूरा जो एक स्ट्रक्चर बनेगा उसे अपन क्या कह सकते हैं, न्यूरॉन नर्व कह सकते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन, तीसरा न्यूरॉन और ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन के कलेक्शन का जो पूरा पाथ बनेगा उस पाथ को क्या कहते हैं, नर्व। एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है नर्व की, कि कलेक्शन ऑफ एक्सॉन, और वो भी किसमें, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, जो एक कवरिंग से कवर्ड हो उसे नर्व कहते हैं। जनरली मैसेज कैसे ट्रेवल करते हैं, ध्यान से सुनना। रिसेप्टर जो होते हैं सेंसरी ऑर्गन के, वो स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, उसे इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, और फिर सेंसरी न्यूरॉन जो है उसको कहाँ तक लेके जाती है, स्पाइनल कॉर्ड तक। फिर स्पाइनल कॉर्ड से वो ब्रेन में जाते हैं, ब्रेन उसे एनालाइज करता है, थिंक करता है, और फिर अपने हिसाब से कोई अप्रोप्रिएट मैसेज जनरेट करता है। वो स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ वापस मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन से कहाँ तक जाता है, इफेक्टर तक, और ये इफेक्टर या तो कोई मसल्स होगी या कोई ग्लैंड होगा और काम करेगा। ये पूरा जो पाथ है वो बहुत ही रैपिडली चलता है, हालांकि थोड़ा स्लो होगा, क्योंकि ब्रेन जो है वो बीच में क्या करता है, मैसेज को एनालाइज करता है। अगर अपन इसको स्पीड अप करना चाहें किसी केस में, तो एक काम कर सकते हैं कि रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, और कुछ सर्टेन केस में ये स्पाइनल कॉर्ड ही वापस मैसेज कहाँ भेज दे, मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर में। अगर ऐसे करता है तो ये जो पाथ है बहुत ही रैपिडली होगा, हालांकि इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होगी। तो अगर अपनी बॉडी में कोई ऐसा प्रोसेस कराना है जिसमें थिंकिंग इन्वॉल्व ना हो, तो अपन ये शॉर्ट वाला पाथ यूज कर सकते हैं, और इस पाथ को कहेंगे रिफ्लेक्स आर्क, और इससे जो भी एक्शन परफॉर्म होंगे उसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन, जो अभी अपना नेक्स्ट टॉपिक होता है। लेकिन जनरली मैसेज कैसे जाते हैं, रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एनालाइज होता है, फिर स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर तक जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कि नर्वस सिस्टम जो होता है वो किस तरीके के रेस्पॉन्स देता है। जो भी रेस्पॉन्स होते हैं उन्हें अपन 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्स एक्शन। देखो, वॉलेंट्री एक्शन वो होते हैं जो अपने विल से होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन वो होते हैं जो अपनी विल से नहीं होते, मतलब वो अपनी बॉडी में होते हैं, अपन उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। और तीसरे होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, जिसे अपन को डिटेल में करना है। एक एक करके इन दो की तो डेफिनेशन लेते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन को अपन डिटेल में करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। तो वॉलेंट्री एक्शन क्या होता है, वॉलेंट्री एक्शन आर परफॉर्म बाय द एनिमल विथ इट्स विल, मतलब जैसे मेरी फिंगर को मूव कराना, मेरे हाथ के पंजे को मूव कराना, ये जब मेरा मन करेगा तब मैं ऐसा करूंगा, मैं अपने विल से ये कर सकता हूं। तो ऐसे एक्शन को क्या कहते हैं, वॉलेंट्री एक्शन कहते हैं। जो भी अपना स्केलेटल वाला पार्ट होता है, हाथ पैर जो होते हैं, इनसे रिलेटेड जो मसल्स होती है उसे कहते हैं स्केलेटल मसल्स, और ये वॉलेंट्री होती है, अपनी विल से अपन मूव करवा सकते हैं, जब मर्जी पड़े तब मूव करवा सकते हैं। जैसे वॉकिंग, स्पीकिंग, ये सब किसके हैं, एक वॉलेंट्री एक्शन है। फिर आते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन आर परफॉर्म बाय द एनिमल्स विदाउट इट विल, these occur automatically and animal has no choice in it, मतलब कोई चॉइस नहीं है इनमें, ये अपने आप ही होते हैं। जैसे कि अपना हार्ट जो है वो बीट करता है, तो हार्ट अपने आप ही करना है, इसमें सोचना क्या, उसको करना ही है, तो उसके ऊपर अपना कोई कंट्रोल नहीं है, और वो अपने आप ही होता रहेगा। अपन उसको अपने हिसाब से बड़ा घटा नहीं सकते, बॉडी कर सकती है, लेकिन अपने विल से कि मैं ऐसे सोचूं कि अब मेरी हार्ट बीट बढ़ जानी चाहिए, तो अपने आप नहीं बढ़ सकती। मैं उसे रोकना चाहूं तो रोक नहीं सकता, तो ये मेरे विल में नहीं है। ऐसे एक्शन क्या कहलाते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन। और अक्सर जो इंटरनल ऑर्गन है उनकी वर्किंग जो होती है वो कैसी होती है, इनवॉलेंट्री एक्शन होती है। उनकी जो मसल्स होती है उन्हें अपन स्मूथ मसल कहते हैं, और स्मूथ मसल्स से जो भी काम करवाया जाता है वो इनवॉलेंट्री होता है। हार्ट की जो मसल्स होती है उसे कार्डियक मसल्स कहते हैं, अपने 9th में किया होगा, और वो भी कैसी होती है, इनवॉलेंट्री होती है, अपने विल में नहीं होती। फिर तीसरा सेट आता है जिसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन।
देखो अभी अपन ने जब वर्किंग समझी थी तो वर्किंग कुछ इस तरीके की थी कि पहले सेंसरी ऑर्गन से मैसेज सेंसरी न्यूरॉन किसके पास लेके जाता है, स्पाइनल कॉर्ड के पास, फिर स्पाइनल कॉर्ड उसे ब्रेन के पास भेजता है, ब्रेन उस चीज को एनालाइज करता है, थिंक करता है, सोचता है, फिर उसका जो भी अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स होता है वो स्पाइनल कॉर्ड को देता है, फिर स्पाइनल कॉर्ड से वो मोटर न्यूरॉन से होता हुआ इफेक्टर ऑर्गन तक जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ सीन ऐसे होते हैं, सिनारियो ऐसे होते हैं जिसमें अगर मैं ये थिंकिंग वाला प्रोसेस इन्वॉल्व करूंगा तो थोड़ा रिस्पॉन्स लेट हो जाएगा और इतनी देर में मुझे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, मैं ज़्यादा इंजर्ड हो सकता हूं, मेरा सर्वाइवल जो है वो खतरे में हो सकता है। ऐसे केस में, या मेरा कोई पर्टिकुलर ऑर्गन डैमेज हो सकता है, ऐसे केस में मुझे एक फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए विदाउट थिंकिंग, मतलब मुझे कुछ सोचना नहीं है, उसमें एकदम क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, और ऐसे रिस्पॉन्स होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स एक्शन में बी डिफाइंड एज सडन, मतलब अचानक होने वाले, ऑटोमेटिक अपने आप ही हो जाते हैं, रैपिड बहुत ही फास्ट होते हैं, इनवॉलेंट्री अपना कोई कंट्रोल नहीं है, टेक प्लेस विदाउट थिंकिंग प्रोसेस ऑफ ब्रेन, और इसमें ब्रेन की कोई भी थिंकिंग नहीं चाहिए, और एक्चुअल में उस रिस्पॉन्स में चाहिए भी नहीं। जैसे मान लो कि मैं ऐसे खड़ा हूं, सडनली मैं ऐसे अपना हाथ आगे पीछे करूं और मान लो पीछे की तरफ कोई हॉट ऑब्जेक्ट हो और मैं उस तरफ देख ही नहीं रहा और एकदम सडनली टच हो जाए, तो क्या मुझे उसमें सोचने की जरूरत है कि मुझे हाथ हटाना है या नहीं हटाना? ऑब्वियस थिंग है, हटाना ही है। अगर इस प्रोसेस को ये ब्रेन के पास जाएगा, ब्रेन थिंक करेगा, हालांकि वो भी बहुत फास्ट रिस्पॉन्स होता है, लेकिन इतनी देर में मेरी फिंगर इंजर्ड हो सकती है। तो अपना ऐसा नहीं होता, जैसे ही द वेरी फर्स्ट मोमेंट टच होता है एकदम ही हाथ हट जाता है। तो ये किसकी वजह से हुआ? ये रिफ्लेक्स की वजह से हुआ। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सडन होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं, रैपिड होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं और थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं करते। जैसे when we accidentally touch a hot object we suddenly withdraw hand without thinking of a single second। या फिर नी जर्क मूवमेंट, नी जर्क मतलब जैसे अपना घुटना होता है, जैसे सपोज करो ये घुटना है, यहां पर अगर मैं किसी चीज से मारूं तो अपनी जो लेग है वो ऐसे चली जाती है। तो ये जो मूवमेंट है ये क्या कहलाता है? नी जर्क मूवमेंट। ये भी किस में आता है? रिफ्लेक्स एक्शन में आता है। अपनी आंख के ऊपर कोई एकदम टॉर्च मारे इंटेंस, अपनी एकदम आंखें बंद हो जाती है, ये भी कैसा है? एक रिफ्लेक्स एक्शन है। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं बहुत ही फास्ट होते हैं। सोचो कि कोई बहुत ही इंटेंस ऐसे मतलब टॉर्च मारे और अपनी आंख पहले उसे रिसीव करे कि ये इंटेंस है या नहीं है, और इतनी देर में वो लाइट इतनी इंटेंस थी कि अपनी रेटिना क्या कर सकती है? डैमेज कर सकती है। तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इससे बचने के लिए अपनी बॉडी में क्या एक सॉल्यूशन है जिसे अपन क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन, जिसमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती, सेफ्टी फर्स्ट होती है। जैसे अगर आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट थ्रो करने की ऐसे ट्राई करे तो अपन देखते भी नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट सच में थ्रो किया है या नहीं, अपनी आंखें बंद हो जाती है। ये भी एक क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट है रिफ्लेक्स आर्क। ये क्या होता है कि रिफ्लेक्स एक्शन को परफॉर्म करते समय इंपल्स जो है, जो पाथ ट्रेवल करती है, उस पाथ को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। और ये पाथ जो होता है, जो जनरली पाथ लिया जाता है एक मैसेज को जनरेट करके उससे रिस्पॉन्ड लेने में, उससे छोटा होता है और क्विक होता है। कैसे? देखो, सबसे पहले इसमें भी क्या होगा? स्टिमुलाई जो होगी वो सेंसरी ऑर्गन के रिसेप्टर क्या करेंगे? रिसीव करेंगे, और वहां से जो भी मैसेज होगा उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाएगा, और ये इंपल्स सेंसरी न्यूरॉन कहां तक लेके जाएगी? स्पाइनल कॉर्ड तक। अब ये स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन के पास नहीं जाएगा, ना ब्रेन की थिंकिंग इन्वॉल्व होगी, ना ब्रेन की प्रोसेसिंग इन्वॉल्व होगी, सीधा यहां से रिले न्यूरॉन इन सेंसरी न्यूरॉन को किससे कनेक्ट कर देता है? मोटर न्यूरॉन से कनेक्ट कर देता है, जिससे जो भी ये मैसेज मतलब यहां पर आया और डायरेक्ट ही वो ऑर्गन जो है एक्शन ले लेगा। तो यहां से स्पाइनल कॉर्ड जो है मोटर न्यूरॉन के पास मैसेज भेज देती है। इसका मतलब प्री डिसाइडेड मैसेज चला जाता है। ठीक है, कोई थिंकिंग विंकिंग कुछ इन्वॉल्व नहीं हुई, और ये मैसेज कहां चला गया? इफेक्टर के पास, और इफेक्टर ऑर्गन जो है अपना एप्रोप्रिएट फंक्शन परफॉर्म करती है। तो ये पाथ छोटा हो गया। छोटा कैसे हो गया? स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन के पास नहीं गया, ब्रेन से वापस स्पाइनल कॉर्ड के पास नहीं आया, और इसमें ब्रेन की थिंकिंग भी इन्वॉल्व नहीं थी। तो रास्ता छोटा है, काम क्विक होगा, थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होने से ये रैपिड हो जाएगा। तो ये जो पूरा पाथ है, रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन, फिर स्पाइनल कॉर्ड, फिर मोटर न्यूरॉन, फिर इफेक्टर, फिर वर्क होगा, इस पूरे पाथ को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स आर्क कहेंगे। तो एक रिफ्लेक्स आर्क में 5 चीजें होती है: रिसेप्टर, सेंसरी नर्व जिसे एफरेंट भी कहते हैं, ठीक है, एफरेंट पाथ क्योंकि वो सिग्नल लेके जाता है सीएनएस की तरफ, स्पाइनल कॉर्ड
कुछ केस में ब्रेन भी होता है। देखो ब्रेन जो होता है, रिफ्लेक्स जो होता है, हायर क्लासेज में आपको पढ़ाए जाते हैं, दो तरीके के होते हैं, कंडीशनल और अनकंडीशनल। अनकंडीशनल जो बाई बर्थ अपने साथ में रिफ्लेक्सेज आते हैं उनको अनकंडीशनल कहते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, अपने सिलेबस में वही है। कुछ रिफ्लेक्स ऐसे होते हैं जो अपनी हैबिटेट से, मतलब अपन सीखते हैं, लर्न करते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, उन्हें अपन क्या कहते हैं, कंडीशनल रिफ्लेक्सेज कहते हैं, उन्हें ब्रेन कंट्रोल करता है। हाँ, उनमें भी थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होगी, उन्हें कंडीशनल रिफ्लेक्सेज कहते हैं, उनमें ब्रेन होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है समटाइम्स ब्रेन, लेकिन अपने सिलेबस में वो नहीं है। मोटर नर्व जो होती है वो सिग्नल लेके जाती है, इसे इफरेंट पाथ भी कह सकते हैं, और फिर आता है इफेक्टर, जो भी रिस्पॉन्स दिया जाएगा उसे वो परफॉर्म करेगा। इफेक्टर एक मसल्स भी हो सकती है और एक ग्लैंड भी हो सकता है, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर अपन इसे एक और डायग्राम से अच्छे से समझते हैं, ठीक है। देखो एग्जाम में जब आपके रिफ्लेक्स एक्शन आता है तो आपको ये वाला डायग्राम भी बनाना है। देखो इस डायग्राम में क्या करना है आपको कि यहाँ पर देखो एक अपने ऑर्गन बताया हुआ है, ठीक है, और उस ऑर्गन की एक मसल्स भी बताई हुई है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये जो नी वाली कैप थी, इस पे मैंने किसी चीज़ से मारा, तो जैसे ही मारूंगा तो मैं, ये जो मेरा पैर है वो आगे की तरफ जाएगा, इसे कहते हैं नी जर्क मूवमेंट, ये भी रिफ्लेक्स का एक एग्जाम्पल है। तो जैसे ही मैंने मारा वो क्या है, एक स्टिमुलाई, तो यहाँ से जो रिसेप्टर होती है वो रिसेप्टर मैसेज भेजती है। देखो एक पाथ से होता हुआ ये मैसेज कहाँ पर जा रहा है, ये अपने स्पाइनल कॉर्ड तक चला गया, और ये न्यूरॉन कौन सी होती है, सेंसरी न्यूरॉन, और ये जो पाथ है इसे क्या कहते हैं, एफरेंट पाथ। फिर यहाँ पर ये आगे ब्रेन को नहीं भेजेगा, और यहीं से डायरेक्ट ये रिलेइंग न्यूरॉन या कनेक्टर जिसे कहते हैं उससे मोटर न्यूरॉन के पास, और यहाँ से प्री डिसाइडेड मैसेज मोटर न्यूरॉन से होता हुआ वापस कहाँ चला जाएगा, उस ऑर्गन तक, और उसका जो इफेक्टर वाला पोर्शन होगा, जो कि यहाँ पर अपने क्या है, एक एंड प्लेट है, जो बेसिकली क्या है, मसल्स है, ठीक है, और ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी और मेरा टांग जो है वो कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये पूरा एक रास्ता हुआ, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। आप एग्जाम में वो चार्ट भी बनाए और ये डायग्राम भी बनाए, चाहे तो ये बना सकते हैं, चाहे आपको बुक में जो दे रखा है वो अच्छा लगे तो वो बना सकते हैं। एक बार इसे रिवाइज करते हैं। देखो स्टिमुलाई, फिर रिसेप्टर, रिसेप्टर से होते हुए ये सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड, फिर बीच में कनेक्टर, फिर ये मोटर न्यूरॉन, और फिर ये मोटर न्यूरॉन वापस कहाँ तक जाएगी, इफेक्टर तक, और फिर जो रेस्पॉन्स होगा वो रेस्पॉन्स दिया जाता है। अपनी बुक में जहाँ ये टॉपिक दिया हुआ है वहाँ पर एक लिखा हुआ है कि क्या आप रिफ्लेक्स एक्शन, जब आप पे ब्राइट लाइट आंख पर गिराई जाती है तो उसके क्या स्टेप होंगे, क्या आप वो लिख सकते हैं, तो अपन वो लिखते हैं। जैसे ही आंख पर अपने लाइट गिराई जाती है तो रेटिना जो है वो रिसेप्टर की तरह काम करता है और स्टिमुलाई को सेंस करता है, जो कि क्या है, ब्राइट लाइट, और फिर इसको कन्वर्ट करेगा किसमें, इलेक्ट्रिक सिग्नल में, और सेंसरी न्यूरॉन इसको कहाँ तक लेके जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड तक। फिर स्पाइनल कॉर्ड जो है इसको वापस मोटर न्यूरॉन से होते हुए वापस कहाँ तक पहुँचा देती है, सेंड रेस्पॉन्स टू इफेक्टर, और ये वाला जो काम जो होगा वो कौन करेगा, बाय मोटर न्यूरॉन। किससे होगा, बाय मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन से इसको वापस मैसेज को क्या किया जाता है, इफेक्टर तक पहुंचा दिया जाता है, और जैसे ही मैसेज चला जाएगा इफेक्टर तक अपनी आंख एकदम बंद हो जाती है, ठीक है। तो ये जब अपन पे कोई ब्राइट लाइट गिराता है तो अपने रिफ्लेक्स के क्या स्टेप होते हैं, वो ये स्टेप होंगे, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं इसमें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और लेते हैं सिग्निफिकेशन ऑफ, अपने सिग्निफिकेंस देखना है किसका, रिफ्लेक्स एक्शन का। मतलब रिफ्लेक्स एक्शन के फायदे क्या है। तो जैसे जब मैंने आपको समझाया था कि रिस्पॉन्स 3 तरीके के होते हैं, उसी समय मैंने समझाया था कि रिफ्लेक्स एक्शन उन कंडीशन में चाहिए होते हैं जब अपन चाहते हैं कि बॉडी जो है बहुत ही रैपिडली रिस्पॉन्स करे विदाउट थिंकिंग के, और ऐसे कुछ केस होते हैं जिसमें ये करना जरूरी भी होता है, क्योंकि अगर और लॉन्ग टाइम लेंगे रिस्पॉन्स करने में तो अपन को क्या हो सकती है, इंजरी हो सकती है, अपना सर्वाइवल भी खतरे में हो सकता है। ऐसे केस में अपन को रिफ्लेक्स एक्शन की जरूरत होती है। तो पहली चीज के थिंकिंग प्रोसेस ऑफ ब्रेन नॉट फास्ट एनफ, ऐसे तो तेज होता है लेकिन कुछ सीन के लिए वो इतना तेज नहीं है। रिफ्लेक्स एक्शन इज एफिशिएंट वे ऑफ फंक्शनिंग एंड प्रोवाइडिंग क्विक रिस्पॉन्स, और यही काम है रिफ्लेक्स एक्शन का, जो एफिशिएंटली काम भी करती है और क्विक रिस्पॉन्स देती है। इट डिक्रीज द वर्कलोड ऑफ ब्रेन, अगर हर काम ब्रेन को ही करना पड़ेगा तो ब्रेन जो है वो क्या हो सकता है, वर्कलोड में आ सकता है। तो कुछ काम जो है स्पाइनल कॉर्ड अपने लेवल पे ही कर देती है, ब्रेन की थिंकिंग उसमें जरूरत नहीं होती।
इट प्रोवाइड क्विक रिस्पॉन्स टू हार्मफुल स्टिमुलाई, जो कि अक्सर रिफ्लेक्स एक्शन के केस में होता है, विदाउट प्रोसेसिंग, मतलब कोई प्रोसेसिंग नहीं होती, कोई थिंकिंग नहीं होती। सो प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सीडेंट, और सो इट हैज सर्वाइवल वैल्यू। और इससे मतलब अपन क्या समझ सकते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन की अक्सर क्या होती है, एक सर्वाइवल वैल्यू होती है। अब देखो बुक में अपने चैप्टर के पीछे एक क्वेश्चन दे रखा है कि रिफ्लेक्स एक्शन और इनवॉलेंट्री एक्शन में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों ही इनवॉलेंट्री है, दोनों ही विदाउट विल हो रहे हैं। तो देखो रिफ्लेक्स एक्शन जनरली कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड, जबकि इनवॉलेंट्री एक्शन कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है। दे आर इन्वॉल्व स्केलेटल मसल्स, इसमें जो मसल्स होती है वो ऐसी मसल्स होती है जो जनरली अपन अपनी विल से मूव करवाते हैं, जनरली, ठीक है, एक्सेप्शन तो हर जगह है। इनवॉलेंट्री एक्शन में स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, ऐसी मसल्स काम करती है जो इनवॉलेंट्री होती है। दे ओनली अकर ऑन सर्टेन स्टिमुलाई, ये तभी होते हैं जब स्टिमुलाई होते हैं, जबकि इनवॉलेंट्री एक्शन जहां जहां परफॉर्म होते हैं वो होते ही रहते हैं, जैसे ही उनकी जरूरत होती है वो अपने आप होते हैं। और कुछ तो चलते ही रहते हैं, जैसे हार्ट रेट है जो हमेशा ही चलती रहती है, उन्हें कोई स्टिमुलाई की नीड नहीं होती। दे आर ऑलवेज वेरी क्विक, जो रिफ्लेक्स एक्शन होंगे हमेशा ही बहुत रैपिड होते हैं। इनवॉलेंट्री एक्शन क्विक भी हो सकते हैं, स्लो भी हो सकते हैं, अपनी अपनी नीड के हिसाब से, जैसा बॉडी को सूटेबल लगे। जैसे नी जर्क, ये कुछ एग्जांपल इधर भी लिख देंगे, हार्ट बीट, पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट इधर भी लिख देंगे। एक और चीज, इन दोनों की डेफिनेशन लिख सकते हो, जो अभी मैंने लिखवाई थी, वो पहला पॉइंट लिख देना तो एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। एक जहां पर ये टॉपिक दे रखा है वहां पर भी एक क्वेश्चन दे रखा है कि रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग में क्या डिफरेंस है। तो देखो वॉकिंग एक वॉलेंट्री एक्शन है और रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉलेंट्री, मतलब ये अपनी विल से होता है, ये विदाउट विल होता है। ये इनबॉर्न होता है, अपने बाई बर्थ अपने साथ में आता है, जबकि वॉकिंग और अक्सर जो भी वॉलेंट्री एक्शन है वो अपन को लर्न करने पड़ते हैं, सीखने पड़ते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है जनरली कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है, जबकि वॉकिंग या फिर जो भी वॉलेंट्री एक्शन है वो कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये अपने रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग के बीच में क्या हो गया डिफरेंस। तो आज के वीडियो में अपन ने देखा कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करने के लिए कितने तरह के सिस्टम है, उसमें से नर्वस सिस्टम अपन ने स्टार्ट किया, उसकी जो बेसिक यूनिट थी न्यूरॉन, उसके बारे में अपन ने देखा, सिनेप्स के बारे में स्टडी की, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में अपन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में और डिटेल में देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।